नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी कहानी से जो आगे बढ़ने की बात करती है। जी हां, तरक्की करने की, सपनों को जीने का जज्बा देने की बुजुर्गों ने एक बड़ी बात भी कही है। बुलंदियों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों छाई मिस इंडिया 2020 की रनरअप रही मान्या सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, क्योंकि मिस इंडिया रनरअप रही मान्या सिंह मुंबई के एक कार्यक्रम में अपने पिता ओम प्रकाश सिंह के ऑटो में बैठकर पहुंची। खूबसूरत ख्वाब की बड़ी उड़ान कैसी होती है समझने के लिए मान्या की दिल छू लेने वाला इस कहानी को देखिए। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी के मिस इंडिया रनर अप बनने की इंस्पायरिंग कहानी से मान्या सिंह रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। जिसके बाद देखिए कैसे मान्या सिंह मुंबई के कार्यक्रम में अपने पिता ओम प्रकाश सिंह और मां के साथ ऑटो से पहुंची। दरअसल मुंबई के ठाकुर कॉलेज में मान्या के साथ उनके माता पिता को सम्मानित किया जाना था। बेटी की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मान्या के पिता ने एक ऑटो रैली निकाली, जिसे मान्या के पिता खुद लीड कर रहे थे। ऑटो में पीछे मान्या और उनकी मां बैठी हुई थी। इस दौरान मान्या ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और उनके सिर पर मिस इंडिया रनर अप का क्राउन भी था। सोशल मीडिया पर इस अनूठे जश्न के वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। वहीं मिस इंडिया मंच तक पहुंचने के बाद मान्या सिंह याद करती हैं कि कैसे जब उन्होंने ब्यूटी पेजेंट को चुनने की बात कही थी तो उनके घर वालों ने कहा था कि हमारे जैसे लोग सपने भी नहीं देखते हैं और तुम मिस इंडिया के बारे में सोच रही हो। इवन क्राउन जीतने के बाद भी मुझे कहीं ना कोई कमी रहेगी, बट एक चीज़ मैंने अपने बचपन से सीखा है कि अपने आप को उससे ओवरकम कैसे करते हैं। मेरा फोकस एक था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो मैंने अपने आप को वो हर्डल से निकाला और हर चीज़ से सीखी कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होगी तो उसको ओवरकम करके मैं उसकी पूरी कमी कैसे पूरी कर सकती हूँ। वहीं मान्या की कामयाबी देख उनके माता पिता भी भावुक थे। मान्या के पेरेंट्स ने कहा कि जिंदगी में आई कठिनाइयों से मान्या का हौसला नहीं डगमगाया और वो अपना सपना पूरा करने में कामयाब रही। लिहाजा मान्या की कामयाबी पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसके बाद बात करते हैं अब किसानों की। देश के किसानों को न्याय दिलाने के नाम पर शुरू हुए किसान आंदोलन पर अब राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर और किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बाद अब बंगाल में किसान पंचायत करेंगे। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं खत्म होती है। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा है कि ऐसे लोगों को वोट ना दें जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हों। पूरा मामला समझने के लिए एक खास रिपोर्ट एक बार देखिए। जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का जो किसान उठ के आया है, ये एक नई बिरादरी आई है। किसान भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। किसानों का विषय इस समय ज्वलंत विषय है। किसानों ने सब स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। 84 दिन का किसान आंदोलन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि राकेश टिकैत ने ये कहा कि वो बंगाल भी जाएंगे और वहां पर किसानों के बीच पंचायतें भी करेंगे। जाहिर है लगातार ये भी बातें उठ रही हैं कि जो किसान आंदोलन है उसमें सियासी रंग भी लगातार चढ़ता जा रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 84 दिनों से जमे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक हो चुकी है। सड़क से लेकर संसद तक गर्मा गर्म बहस के बाद भी बात नहीं बनी, तो किसानों ने अब आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है। अरे बंगाल में भी किसान दिक्कत में है। वहाँ पता चला कि चुनाव है, वहाँ पे तो आगे किसकी सरकार आओगी तो कम से कम अपने घोषणा पत्र में किसानों को इशू तो डाल ले। दिक्कत में है किसान, वहाँ पे धान और उनकी सब्जी और वो बिक नहीं रहे। ठीक जाएंगे वहाँ पे बंगाल में, मछली के किसानों को भी दिक्कत है। आंदोलनकारी किसानों ने उनका समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट करने की अपील की है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल में किसान पंचायत करेंगे। वहीं दूसरे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी हारेगी तभी तो आंदोलन जीतेगा। पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। हालांकि बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा का जनाधार नाम का ही है, फिर भी इसके साइड इफेक्ट बीजेपी को दूसरे राज्यों में कहीं बैक फुट पर ना ले जाएं। इसकी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को बीजेपी का मेगा मंथन हुआ। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमीन से जुड़े यूपी, राजस्थान और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़ी बातों का जिक्र किया है। पहली बड़ी बात, बीजेपी नेता खापों में जाएं। दूसरी बड़ी बात, कृषि कानून की सच्चाई जाट समाज को बतानी और समझानी होगी। तीसरी बड़ी बात, कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, एक सामान्य बैठक थी। तीनों कृषि विधेयकों के जो लाभ हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, जनता को लाभ उनका कैसा मिला, उस लाभ से किसानों को रोका जा रहा है उनके मन में भ्रम डालकर। तो हमें किसानों की चिंता है, हम किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं, किसान की आय बढ़े, इसीलिए गांव-गांव जाके फिर एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। बीजेपी ने किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पंजाब, राजस्थान और यूपी के नेताओं को अगले 3 से 4 दिनों में ठोस रणनीति बनाकर 20 दिनों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानून की बारीकियों को समझाने के लिए बीजेपी एक बुकलेट भी तैयार कर रही है। रेल नहीं चला रहे, हमारा तो आंदोलन रेल चलाने का है, रेल चलाते नहीं। भाई सरकार ने इतने दिन से बंद कर रखी रेल तो चल जानी चाहिए ना। शुरू से ही किसान आंदोलन में राजनीति का दखल देखने को मिल रहा था, लेकिन बंगाल को लेकर टिकैत से चढ़ूनी तक ने जो ऐलान किया है, उसके बाद यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और 3 जो काले कानून लाए हुए हैं, तो इसके बारे में बताने का एक दायित्व बनता है किसान नेता का। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, पूरे देश के किसानों को इसके बारे में बताना और किसानों को खड़ा करना, चाहे जिसकी सरकार हो। हम इसका स्वागत करते हैं राकेश टिकैत जी का। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि हमने मुक्त कर दिया किसानों को। किसान पहले भी मुक्त थे, कोई बंधन था उनके सामने कि किसान आप जबलपुर के हैं, आप कटनी में नहीं बेच सकते। जो निर्यात करने की प्रक्रिया जो पहले थी सो आज भी है, कहां मुक्ति दिली। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर किसान नेताओं का आंदोलन इसलिए था कि कृषि कानून रद्द हो जाए, तो फिर टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बंगाल पर राजनीतिक बयान क्यों आया? किसान नेताओं के मुताबिक नए कृषि कानून का सबसे ज्यादा असर यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों पर पड़ेगा, तो फिर बंगाल को लेकर आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? समझदार को इशारा काफी होता है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए बात करते हैं अब उस खबर की जिसने किसान आंदोलन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, क्योंकि ग्रेटा थर्नबर्ग टूल किट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नाइक ने कहा कि इन 3 हफ्तों में निकिता अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर दिल्ली की अदालत में जा सकती है। साथ ही अदालत की ओर से भी कहा गया कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। दिल्ली पुलिस ने 15 फरवरी को निकिता को फरार घोषित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद निकिता ने गैर जमानती वारंट को रद्द करने और अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निकिता जैकब पर आरोप है कि उसने दिशा रवि के कहने पर टूल किट और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। हालांकि टूल किट केस विवाद होने पर निकिता ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। निकिता को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कई दिनों से मुंबई में है। निकिता के घर और रिश्तेदारों के यहां तलाशी भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में निकिता से एक बार पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाने पर वो दोबारा हाजिर नहीं हुई।
दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है। वो एब्सकॉन्डिंग का भी थी, वो मुंबई में ही है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के तमाम आरोपों के बीच यूरोप और अफ्रीका के राजदूत जम्मू कश्मीर में विकास परिषद के चुनाव के बाद विकास कार्यों और सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के लिए आज सुबह श्रीनगर पहुंचे। ये विदेशी राजदूत अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रशासन के जरिए किए गए विकास कार्यों के बारे में सीधी जानकारी हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए और क्या कुछ हुआ। कि संविधान के अंदर धारा 370 आई और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। 370 हटने के बाद कैसी है घाटी? क्या कश्मीर में बदल रहे हैं हालात? सरकार की कोशिशों का कितना असर हुआ है? 20 राजनयिकों का एक और गुट जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर पहले ये गुट श्रीनगर के एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है और सीधा उन्होंने मागाम बड़गाम का रुख किया है। लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं। तो इन राजनयिकों को ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस के बाद किस तरह की चेंजेस जो है वो ग्राउंड पे हुई है। यूरोप और अफ्रीका के राजदूत जम्मू कश्मीर में खासकर जिला विकास परिषद के चुनावों के बाद विकास कार्यों और सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये डेलीगेशन अपने 2 दिन की यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में सीधी जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचा है। यूरोपीय यूनियन की जो डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे पे है वो अब श्रीनगर के ग्रैंड दिल्ली पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का ये जो कारवां है ये ग्रैंड दिल्ली के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ये जो है स्टे करेंगे और इनके साथ जो मुख्तलिफ डेलीगेशन जिनको इनके साथ मिलना है वो यहीं पे इनके साथ मुलाकात करेंगे। इस डेलीगेशन को यूरोपीय यूनियन के भारत में राजदूत उगो एटूटो लीड कर रहे हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिलेन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर भी टीम का हिस्सा हैं। ये दौरा गृह मंत्रालय के बुलावे पर किया जा रहा है। विदेशी डेलीगेशन की ये टीम अब क्या करेगी वो भी समझ लीजिए। विदेशी डिप्लोमेट्स को डीडीसी के नए चुने गए मेंबर्स, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मीडिया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों और सेना के जवानों से मुलाकात करनी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए कामों के बारे में विस्तार से डेलीगेशन को बताएंगे। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उन्हें सुरक्षा के हालात के बारे में जानकारी देंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, मलावी, इरिट्रिया, आइवरी कोस्ट, घाना, सेनेगल, मलेशिया, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के डिप्लोमेट शामिल हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद से विदेशी डेलीगेशन का जम्मू कश्मीर में ये चौथा दौरा है। इससे पहले अक्टूबर 2019, जनवरी और फरवरी 2020 में भी डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर में विजिट किया था। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने विदेशी डेलीगेशन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि वो देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी ना करे। श्रीनगर से आरिश बिलाल और दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। जी हां, श्रीनगर में डल झील के पास आतंकी हमला हुआ है।
आतंकियों की गोलाबारी में ढाबा कर्मचारी भी घायल हुआ है। हमले की जगह से थोड़ी दूर पर ठहरे हैं विदेशी राजनयिक। हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम जाबाज फोर्स ने ली है। एक तरफ तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं श्रीनगर हालत का जायजा लेने के लिए, वहां के विकास कार्यों को देखने के लिए, तो दूसरी तरफ आतंकियों ने गोलाबारी की है और इस गोलाबारी में वहां पास ही मौजूद एक ढाबे के कर्मचारी को घायल हुआ है, उसे गोली लगी है। हमले की जगह से बस कुछ दूर पर ठहरे हुए हैं ये तमाम राजनयिक। और इस वक्त सीधे चलते हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, किस तरह की जानकारी मिल रही है? आरिश, किस तरह की जानकारी? देखिए, आपने सही कहा कि हालांकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया गया था आज। जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया गया है पूरी कश्मीर घाटी में, लेकिन उसके बावजूद एक हाई सिक्योरिटी जोन में आतंकी घटना घटी है। और ये कृष्णा ढाबा जो है ये बहुत मशहूर ढाबा है श्रीनगर का। जितने भी पर्यटक श्रीनगर आते हैं वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे खाना खाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्स्ट क्लास खाना मिलता है। और इतने आतंकवाद के दौरान भी ये ढाबा जो है हमेशा खुला रहा है। और कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक गोल्ड स्मिथ है सुनार हैं, उनको जान से मार दिया गया था हरी सिंह हाई स्ट्रीट में। उसके बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक ढाबा चलाने वाले जो हैं उनको आज निशाना बनाया गया। उनके सीने में, छाती में गोली लगी है और उनको गंभीर हालत में जो है अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पे उनकी हालत जो है क्रिटिकल बनी हुई है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद इलाके की नाकाबंदी कर ली गई, तलाशी अभियान जारी किया गया, लेकिन अभी तक किसी की। बिलाल, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस मुस्लिम जाबाज फोर्स का जिक्र किया जा रहा है, अब तक किसी भी बड़े हमले में इसका नाम नहीं आया है। ये किस तरह का संगठन है और क्या पहले भी इस तरह की घटनाओं में इस संगठन का नाम आया है? देखिए, ये जो मुस्लिम जांबाज फोर्स है ये 90s के जमाने में बहुत सक्रिय रहा है और कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पे रॉकेट हमला, रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की शुरुआत इसी संगठन ने की थी। लेकिन 90 के जाते जाते इस संगठन का नामो निशान तकरीबन खत्म हो चुका था, क्योंकि इस जो गुट से जो लोग थे या तो वो गिरफ्तार हुए या उनको मार गिराया गया। लेकिन इतने सालों के बाद, तकरीबन 20 सालों के बाद दोबारा से मुस्लिम जांबाज फोर्स का नाम जो है ये सामने आया है। अब ये देखना पुलिस का काम है कि क्या सचमुच जांबाज फोर्स, मुस्लिम जांबाज फोर्स दोबारा से रिवाइव हुई है या ये किसी संगठन का शैडो ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे जो खासतौर से मीडिया कर्मी है उनको भी काफी हैरानी हुई है कि इतनी 2 दहाइयों के बाद मुस्लिम जांबाज फोर्स का नाम जो है वो दोबारा से सामने आया है। बिल्कुल, 2 दशक के बाद मुस्लिम जाबाज फोर्स का नाम निकल कर आया है और आपने ठीक कहा कि क्या ये वाकई से फिर से ये संगठन जिंदा हुआ है या कोई शैडो ग्रुप है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तमाम बातों के बीच अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि तमाम देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी एहतियात, कितने फोर्स बढ़ाया गया है और क्या इस पूरे इलाके में वो छानबीन जारी है कि कहीं कोई दूसरी घटना ना हो? देखिए, अगर हम ग्राउंड पे देखें तो बहुत ज्यादा ट्रूप डिप्लॉयमेंट हमें आज देखने को नहीं मिले, क्योंकि हम लगातार फॉलो करते रहे जो एनवॉयज आए हुए थे। लेकिन अलर्टनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, खासतौर से जहां पे ये रुके हुए हैं ग्रैंड पैलेस, जो ग्रैंड ललित होटल है जहां पे ये रुके हुए हैं, वहां आसपास की जो जितनी भी सिविलियन मूवमेंट है उसको आज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और सिविलियन गाड़ियों को उस तरफ जाने नहीं दिया गया था। और जो गाड़ियां जाती भी थी उनको प्रॉपरली चेक करके वहां पे जाने दिया जा रहा था। इवन जो मीडिया कर्मी है उनकी गाड़ियों को भी आज तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर रखा गया था। मीडिया कर्मियों को भी बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आने दिया गया। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था और कई जगहों पे हमने देखा कि ड्रोन्स की जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा, एरियल व्यू मिले, एक एरियल नजर रखी जाए पूरी जो गतिविधियां हो रही है। लेकिन दिन डलने के साथ ही जो ही अंधेरा हुआ तो ये जो शनिवार की घटना हुई इसकी खबर आई, जो कि बहुत दुखद खबर है और जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को दोबारा से निशाना बनाया गया। बिल्कुल, और तमाम बातों के साथ साथ अब सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात कर दी गई है, मुस्तैद कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बिलाल आपका। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे राकेश टिकैत की कि बॉर्डर के साथ साथ राकेश टिकैत ने और कहां ताल ठोकने